जी अस्सलाम वालेकुम। कैफेड आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 18। आज के लेक्चर में हम चैप्टर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि हमारे सिलेबस में प्रोबेबली सबसे अहम चैप्टर है। और अगर ये चैप्टर भी आपको समझ आ जाता है तो इसका मतलब ये हुआ कि पूरा ऑडिट आप समझ लेंगे, आगे चल के आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कुछ चीज़ें नहीं आएंगी, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें वही हैं जो आप पढ़ चुके हैं, इनको डिटेल में सीखेंगे। ठीक है, तो चैप्टर 4 अभी तक ऑडिट आपका ठीक चल रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, चीज़ें समझ आ रही हैं। चलिए, इस ये कोई 8-9 लेक्चर्स लेगा ये चैप्टर, क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अहम है। और इसमें हम डिटेल केस स्टडीज़ की प्रैक्टिस भी करेंगे और प्रॉपरली अब मैं आपको सिखाऊंगा कि ऑडिट की केस स्टडीज़ को आपने किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। इससे पहले जो 3 चैप्टर्स थे, इनमें सिर्फ इंट्रोडक्शन की हद तक कुछ केस स्टडीज़ आपके साथ शेयर की गई थी, आपको अंदाज़ा हो जाए कि केस स्टडीज़ किस तरह की होती है। लेकिन अब उसको बाकायदा अटेम्प्ट कैसे करना है ये भी हम सीखेंगे, लेकिन ये भी अगले 2-3 लेक्चर्स के बाद। कुछ 3 लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, ये कंप्लीट करना ज़रूरी है। इसके बाद आपको सिखाऊंगा आपने केस स्टडीज़ को कैसे अटेम्प्ट करना है। आज के लेक्चर में इसलिए होम असाइनमेंट हमने कोई नहीं रखी थी, कोई नहीं है ना होम असाइनमेंट? हाँ, ताकि हम पूरा टाइम जो है वो इस लर्निंग ऑब्जेक्टिव को दे दें, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि हम इसको अब स्टार्ट करें ना तो फिर कंक्लूड कर लें और तसल्ली से करें, जल्दी जल्दी ना करें। इसलिए आज हमने कोई असाइनमेंट नहीं रखी। बहरहाल प्रीवियस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। कोई क्वेश्चन नहीं है जी रिपोर्ट दी थी आपने, रेड किए, कितने स्टूडेंट्स थे रेड किए? चलिए ठीक है, शाबाश, ठीक है। उसमें से आपको बहुत सी चीज़ें समझ में नहीं आई होंगी, बिल्कुल ऐसे वो नेचुरल था, सिर्फ रीडिंग के लिए दी थी। आज हम उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। ये बेसिकली उसी रिपोर्ट के डिफरेंट एलिमेंट्स की डिस्कशन है। यानी यूँ समझ लीजिए, ये वही चीज़ आपकी थ्योरेटिकल फॉर्म में है और जो आपको रिपोर्ट दी गई है वो उसकी प्रैक्टिकल शक्ल है। उसने इसी इंफॉर्मेशन को प्रैक्टिकल फॉर्म में आपके सामने रख दिया है। तो अगर आप आज के लेक्चर के बाद लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 पढ़ेंगे चैप्टर 4 का, तो भी आपको ये लगेगा कि ये चीज़ें तो हमने सारी क्लास में डिस्कस कर ली है। और अगर आप रिपोर्ट स्टडी करते हैं तो भी यही लगेगा। एलिमेंट्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। अच्छा, हम ऑडिट रिपोर्ट के एलिमेंट्स स्टडी करने लगे हैं। आपने अगर कभी किसी पेशेंट की मेडिकल रिपोर्ट देखी हो तो ब्लड टेस्ट होता है। ब्लड टेस्ट से कोई एक ही तरह का टेस्ट नहीं होता। ब्लड सैंपल जो लिया जाता है उसमें कोई डिफरेंट टेस्ट होते हैं। उनमें से हो सकता है कि सारे के सारे टेस्ट क्लियर हो जाएं, हो सकता है कि कुछ टेस्ट क्लियर हो कुछ ना हो। जैसे अगर एक पेशेंट का कंप्लीट स्कैन किया जाए तो हो सकता है कि कंप्लीट स्कैन में पता चले इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और हो सकता है कि कंप्लीट स्कैन में पता चले कि इसमें कुछ प्रॉब्लम, फॉर एग्जाम्पल हो सकता है लीवर में कुछ प्रॉब्लम हो खुदा नाश्ता। ठीक है। अच्छा, मुझे एक चीज़ ये बताइए कि ऐसा ज़्यादातर केसेस में नॉर्मली अगर हम फॉर एग्जांपल सारी पाकिस्तान की पॉपुलेशन, रिक्वायर्ड तो नहीं है वैसे, क्योंकि हम सैंपल तब भी जाते हैं जब कोई तबीयत ख़राब होती है, लेकिन अगर सारे जो हम पॉपुलेशन की स्कैनिंग करवाएं तो आपके ख्याल में ज़्यादातर केसेस में कौन सी रिपोर्ट आएगी? क्लियर, या कि ज़्यादातर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी? आपका ख्याल है ज़्यादा? कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है? पेशेंट की बात नहीं कर रहा, जाहिर है पेशेंट तो जब भी जाके रिपोर्ट करो उसमें कुछ ना कुछ मसला आएगा, मसला था तभी तो वो पेशेंट बना है, और क्या है। मैं जनरली बात कर रहा हूँ, या यूँ कह लीजिए इस क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं वो मेरे समेत अगर सब के, तो उसमें ज़्यादातर में तो क्लियर आएगी। सिर्फ चंद एक का दुका होंगे, चंद एक होंगे जिसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम है। भाई ऐसे है सब भाईजान, जो प्रॉब्लम आपको लग रहा है सब में है, वो सिर्फ आप में है। वापस आ जाओ। तो इसी तरीके। अच्छा, अब एक तो होगी रिपोर्ट। अच्छा, मुझे बताइए जो पेशेंट होगा या जिसकी रिपोर्ट है वो जब क्लियर आ जाएगी
तो वो खुश होगा इससे कि वो ये कहेगा ओहो टेस्ट भी करवा लिया और कोई मसला भी नहीं निकला, ऐसा थोड़ी कहेगा। वो क्या कहेगा, वो खुश होगा कि पैसे हो गए, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। इसको हम कहते हैं अपनी ऑडिट की लैंग्वेज में अनमोडिफाइड रिपोर्ट। जो ज़्यादातर ऑडिटर्स ऑडिट करते हैं ना, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होती भी है तो ऑडिटर उसको आइडेंटिफाई करता है, वो करेक्ट कर लेते हैं, अनमोडिफाइड रिपोर्ट। और शेयर होल्डर्स के लिए ये एक गुड मैसेज होता है। लेकिन कुछ जगहों पे फॉर एग्जांपल रिपोर्ट की तरफ वापस चलते हैं, प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। प्रॉब्लम किसी भी किस्म की हो सकती है। मैं मेडिकल का बंदा नहीं, वरना आपको बता देता कि कौन कौन सी प्रॉब्लम हो सकती, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती। अच्छा मुझे बताइए, फर्ज कीजिए एक प्रॉब्लम है, लीवर में स्वेलिंग है। क्या रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही आना चाहिए लीवर में स्वेलिंग है कि उसकी क्वांटिफिकेशन भी किस हद तक है, किस जगह पे है, ये सारी डिटेल आनी चाहिए ना? बिल्कुल। तो अच्छा, अगर फर्ज कीजिए लीवर की प्रॉब्लम है, वो आ गई, ब्लड में अगर कोई और प्रॉब्लम है तो वो उसका जिक्र नहीं होना चाहिए कि उसका भी होना चाहिए उसका, यानी जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो सारी की सारी रिपोर्ट में आ जानी चाहिए, और जहां तक मुमकिन हो सके उनकी क्वांटिफिकेशन, उनकी डिटेल, उनकी डिस्क्रिप्शन भी आनी चाहिए। ऐसे कहते हैं, इस बात पे कायम रहिएगा। इसी तरीके से हम ऑडिटर्स भी अपनी जब रिपोर्ट बनाते हैं, ज़्यादातर रिपोर्ट में तो सारी चीज़ें क्लियर आती हैं कि किसी भी एरिया में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना इस एरिया में ना उस एरिया में। लेकिन समटाइम्स कुछ प्रॉब्लम सामने आती हैं। इनमें से कुछ प्रॉब्लम हो सकता है ज़्यादा सीवियर हो, कुछ कम सीवियर हो, कुछ में ऐसा हो कि सिर्फ वार्न करने की ज़रूरत हो कि भाई कुछ परहेज़ करें, आप एक डेंजर लाइन के करीब पहुंच रहे हैं। तो हम अपनी रिपोर्ट में क्या हमें किसी एक मसले का जिक्र करना चाहिए जो सबसे ज़्यादा सीवियर है, या कि जितने भी मटीरियल मसले हैं उन सब का जिक्र कर देना चाहिए? बिल्कुल जी, इस बात पे ज़हन में रखिएगा। तो कुछ रिपोर्ट्स होती हैं हमारी जो कि क्लीन होती हैं, क्लियर, उनको हम कहते हैं अनमोडिफाइड रिपोर्ट। उनमें स्टैंडर्डाइज कंटेंट्स होते हैं सारे। और कुछ रिपोर्ट ऐसी होती हैं जिनमें कुछ एडिशनल चीजें होती हैं। कौन सी? यानी जितनी चीजें स्टैंडर्ड वाली रिपोर्ट में थी उससे ज्यादा कुछ चीजें होंगी। कुछ प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम अगर सामने आ जाती है तो फिर हम उसका भी जिक्र करेंगे। अगर वो एक प्रॉब्लम है उसका जिक्र करेंगे, दो प्रॉब्लम्स हैं उनका जिक्र करेंगे। ऐसी रिपोर्ट को कहते हैं मॉडिफाइड रिपोर्ट। मॉडिफाइड रिपोर्ट में याद रखें, स्टैंडर्डाइज्ड रिपोर्ट के भी सारे पार्ट्स होते हैं, प्लस कुछ एडिशनल चीजें भी होती हैं। वो एडिशनल चीजें जिनमें प्रॉब्लम है, या वो कि प्रॉब्लम तो नहीं लेकिन बता देना जरूरी है, वो भी बता। क्लियर हुई? फर्क समझ आ रहा है आपको? तो एक रिपोर्ट की दो बड़ी टाइप्स हो गई। एक स्टैंडर्डाइज रिपोर्ट जिसे हम अनमोडिफाइड कहते हैं, ये तब दी जाती है जब सब कुछ ठीक होता है, क्लियर होता है। एक मॉडिफाइड रिपोर्ट जो तब दी जाती है जब कोई ना कोई मसला होता है, प्रॉब्लम होती है, या हो सकता है मसला प्रॉब्लम ना हो लेकिन कोई बात बता देना ज़रूरी हो कि सर आप डेंजरस लाइन के करीब पहुंच गए हैं, अभी मसले वाली साइड पे नहीं आए, लेकिन अभी से एहतियात शुरू कर दें, अभी से अवेयर हो जाए। ऐसी रिपोर्ट को हम कहते हैं मॉडिफाइड रिपोर्ट। तो हम एलिमेंट्स जो स्टडी करने जा रहे हैं आज, वो स्टैंडर्डाइज अनमोडिफाइड रिपोर्ट के होंगे। पहले हम अनमोडिफाइड समझ लें, फिर उसके बाद मॉडिफाइड की तरफ जाएंगे ना। चीज़ें प्रॉब्लमेटिक चीज़ें बाद में ऐड कर लेंगे। तो आपको जो रिपोर्ट का फॉर्मेट दिया गया था, ये भी एक अनमोडिफाइड रिपोर्ट का फॉर्मेट था रीड करने के लिए। ठीक है, तो एलिमेंट्स आपके सामने लिख रहा हूं। इनमें से एलिमेंट्स मैंने सबके लिख दिए हैं, अनमोडिफाइड भी, मॉडिफाइड भी।
लेकिन जो जो इनमें से एलिमेंट्स आएंगे ना मॉडिफाइड वाले, प्रॉब्लम वाले, वो मैं आपको बता दूंगा, उसको डिस्कस नहीं करूंगा। क्यों नहीं डिस्कस करूंगा भला? वो बाद में डिस्कस करेंगे, पहले वो कल के लेक्चर में कर लेंगे, परसों के लेक्चर में कर लेंगे। आज के लेक्चर में डिस्कशन किसकी होगी? सिर्फ अनमोडिफाइड। तो एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड रिपोर्ट हैं ये, एलिमेंट्स ऑफ अनमोडिफाइड ऑर्डर्ड रिपोर्ट भी इसको कह सकते हैं आप। वन बाय वन अब इनको डिस्कस करना स्टार्ट करें जी। सबसे पहले आपको, अच्छा ये जो एलिमेंट्स मैं आपको पढ़ाऊंगा ना, आपने घर जाके जो आपको प्रैक्टिकल फॉर्मेट दिया ऑर्डर्ड रिपोर्ट का, उसके साथ मैच कर लेना है कि क्या ये सारी चीज़ें जो सर ने क्लास में पढ़ाई हैं बुक में मौजूद हैं, प्रैक्टिस में भी यही फॉलो होती हैं। ये तो नहीं कि इधर कोई और एलिमेंट्स हैं और ऑर्डर्ड रिपोर्ट के अंदर कोई और एलिमेंट्स हैं, कोई दो इधर हैं इधर है ही नहीं, और इधर हैं और उधर है ही नहीं। ये आपने घर जाके रीड करके मैच कर लेना है। अब बाकी के लेक्चर में मैंने आपको क्या सिखाना है? नंबर 1, रिपोर्ट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं और हर एलिमेंट में क्या लिखा जाता है। रिपोर्ट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, क्या क्या लिखा जाता है। एक चीज ध्यान में रखिएगा, हर रिपोर्ट के एलिमेंट्स कितने हैं ये आपको सारे के सारे याद होने चाहिए। इसमें एक एलिमेंट को भी छोड़ने का इजाजत नहीं है। लेकिन हर एलिमेंट के अंदर इंफॉर्मेशन क्या लिखी जाती है, इसका सिर्फ कंसेप्ट होना जरूरी है, एज इट इज याद होना जरूरी नहीं। जिस एलिमेंट का एज इट इज याद होना जरूरी होगा वो मैं खुद बताऊंगा। जिस एलिमेंट का एज इट इज याद होना जरूरी होगा मैं खुद बताऊंगा, तो आपने याद करना है, वरना नहीं। भाई बात समझ आ गई? फिर से हम आज क्या पढ़ने जा रहे हैं? एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड रिपोर्ट। जितने भी एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स सारे के सारे याद करने हैं आपने, जितने भी है 12 13 14 15 16 जितने भी है एलिमेंट्स सारे के सारे याद करने। हाँ, हर एलिमेंट के अंदर इंफॉर्मेशन क्या क्या आएगी, हर पैराग्राफ के अंदर उसमें सिर्फ बेसिक कंसेप्ट आपका होना चाहिए। उसको एज इट इज याद हरगिज नहीं करना। हम सिर्फ वही याद करेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें होंगी, बाकियों को याद रीड करना है, समझना है, कंसेप्ट होना चाहिए क्या डिस्कस हो रहा है, लेकिन उसको एज इट, भाई बात समझ, वरना यही काम आसान जो है वो मुश्किल हो जाएगा। एलिमेंट्स को याद करना है, रटा लगाना है, एलिमेंट्स का रटा नहीं लगाना, सिर्फ कंसेप्ट लेना। हाँ, जिस एक दो पैराग्राफ को मैं कह दूं वो आप याद कर लीजिएगा सिर्फ, वो भी मैं जब कहूंगा, अभी नहीं। क्लियर हो गया? चलिए, तो ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स आप भी नोट कर लीजिए। आपने बार बार ये नहीं पूछना कि सर रिपोर्ट सारी याद करनी है कि नहीं करनी, या रिपोर्ट में से कौन कौन सा पैराग्राफ याद करना है, वो मैं अगले लेक्चर में आपको बताऊंगा। इस लेक्चर में आपने सिर्फ रीड करना है, कंसेप्ट बिल्ड करना है, रीड करना है, कंसेप्ट बिल्ड करना है, एलिमेंट्स को रीड करना है, कंसेप्ट बिल्ड करना है, समझने के काबिल हो जाए, रिपोर्ट सामने आए, पता चल जाए अच्छा ये होती है ऑडिटर रिपोर्ट। क्लियर जी? चलिए, सबसे पहले एलिमेंट्स। पहला एलिमेंट क्या? अच्छा एक चीज मैं आपको बता दूं, पहले रिपोर्ट का फॉर्मेट कुछ और होता था, आज से कंपनी 2017 से पहले। अब फॉर्मेट डिफरेंट है, और ये वाला फॉर्मेट जो है ना ये ज्यादा लॉजिकल है। इसकी अप्रोच क्या होती है, पहले उन्होंने पता नहीं क्या सोच के तरतीब बताई थी एलिमेंट्स की, अब उन्होंने ये कहा है कि जो ज्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है वो पहले है रिपोर्ट के, जो कम इंपॉर्टेंट एलिमेंट है वो बाद में है। तो सबसे पहले एलिमेंट जो है वो टाइटल। टाइटल का मतलब क्या कि ये क्या है, ये जो सफा हमारे सामने है ये क्या है? ये ऑडिट रिपोर्ट नहीं है, ये इंडिपेंडेंट ऑडिट रिपोर्ट है। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है? मतलब हमने सिर्फ ऑडिट नहीं किया, हमने सिर्फ ISS को फॉलो नहीं किया, हमने कोड ऑफ एथिक्स को भी फॉलो किया है, हमने इंडिपेंडेंस की रिक्वायरमेंट्स को भी फॉलो किया है। टाइटल किस लिए जरूरी है? टाइटल इसलिए जरूरी है कि बाकी की कुछ और भी रिपोर्ट्स होती है ना, उनमें और ऑडिट रिपोर्ट में फर्क आ सके। जैसे अगर आपने कैफ 7 पढ़ा तो आपको पता होगा एक रिपोर्ट होती है डायरेक्टर्स रिपोर्ट। नहीं पढ़ा तो शायद अकाउंटिंग में या किसी जगह, नहीं भी किसी जगह पढ़ा, भी बता रहा हूं। डायरेक्टर्स रिपोर्ट भी तो होती है, जो कौन देते हैं?
तो टाइटल से फर्क आ जाता है। भाई ये डायरेक्टर्स रिपोर्ट नहीं है, ये ऑडिटर रिपोर्ट है इंडिपेंडेंट। इसको डायरेक्टर रिपोर्ट ना समझना, इसको इंटरनल ऑडिटर की रिपोर्ट भी ना समझना। किस लफ्ज़ से पता चल रहा है कि इंटरनल ऑडिटर? इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट। भाई क्लियर? आगे चलते हैं। पहला टाइटल डन हो गया। देखिए आपकी रिपोर्ट पे है ये टाइटल। अच्छा, साथ साथ रीडिंग भी करते जाएं, क्या हर्ज है? क्विक रीडिंग करते जाएं, पता चल जाए सही पढ़ा रहा हूँ कि नहीं, जरा चेक करते जाएं। मेरा क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू करते जाए मेरा, कि मैं सही पढ़ा रहा हूँ कि नहीं। भैया ठीक है टाइटल? ओके, आगे चलते हैं। एड्रेसिंग, एड्रेसी का अच्छा एक होता है एड्रेस, एक होता है एड्रेसी। दोनों में फर्क है। एड्रेसी जिसको एड्रेस किया गया हो, जिसके नाम ये लेटर ये रिपोर्ट बनाई गई है, ये वो है एड्रेसी। एड्रेसी शुरू में आता है, एड्रेस एंड में आता है। यस सर। एड्रेसी, अच्छा एड्रेसी कौन होगा? एज अप्रोप्रिएट, जो भी मुनासिब है। नहीं, इट डिपेंड्स। अगर तो स्टैट्यूटरी ऑडिट है तो वो हमेशा शेयर होल्डर्स होंगे, जिन्हें पाकिस्तान में मेंबर्स कहते हैं। पाकिस्तान में शेयर होल्डर को शेयर होल्डर कम और मेंबर्स ज्यादा कहते हैं। तो एड्रेसी अगर स्टैट्यूटरी ऑडिट है, रिक्वायर्ड बाय लॉ है, एड्रेसी मेंबर्स। और अगर नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट है फिर डायरेक्टर्स होंगे, क्योंकि रिक्वायर्ड बाय लॉ नहीं है, वो डायरेक्टर ने अपनी किसी खास जरूरत के तहत कराया होगा। बाज़ औक़ात और एड्रेसी भी हो सकता है वो हमारे सिलेबस से बाहर है। अच्छा, ये ध्यान में रखिएगा, इन दी एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन आपने अज्यूम करना है कि जो ऑडिट चल रहा है ये कौन सा है? स्टैट्यूटरी। क्या अज्यूम करना है इन दी एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन जो ऑडिट चल रहा है? ये क्या है? भाई स्टूडेंट सीट को कलप रहे होते हैं, इधर पूरा बेंच तबाह कर दिया है। ये क्या है? ये इधर क्लास के बाद देखिएगा। स्टैट्यूटरी ऑडिट, अगर स्टैट्यूटरी ऑडिट है, एड्रेसी कौन होगा? मेंबर। और नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट है तो डायरेक्टर्स। अभी एड्रेसी समझ आ गया? इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन आपने क्या अज्यूम करना है कि आप क्या, आप जो भी ऑडिट करते होते हैं ना, स्टैट्यूटरी ऑडिट है, स्टैट्यूटरी ऑडिट। आगे चलते हैं। रिक्वायर्ड बाय लॉ, स्टैट्यूटरी ऑडिट कौन सा है? अगर नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट होना, अभी एडिशनल बोनस कंसेप्ट बता रहा हूं, तो सिर्फ आईएसए की रिक्वायरमेंट को हम फॉलो करते हैं। लेकिन अगर स्टैट्यूटरी ऑडिट होना तो आईएसए के साथ साथ कंपनीज एक्ट की रिक्वायरमेंट को भी फॉलो करते हैं, लीगल रिक्वायरमेंट को। और लीगल रिक्वायरमेंट डेफिनेटली कुछ ज़्यादा ही होती हैं, लीगल रिक्वायरमेंट्स ज़्यादा ही होती हैं। ओपिनियन, इसके बाद सबसे अहम चीज़, सबसे अहम पैराग्राफ, सबसे अहम एलिमेंट कौन सा? सबसे अहम डॉक्यूमेंट कौन सी है? रिपोर्ट। ऑडिट में सबसे अहम डॉक्यूमेंट कौन सी? रिपोर्ट। सबसे अहम डॉक्यूमेंट के अंदर सबसे अहम पैराग्राफ कौन सा? ओपिनियन। अच्छा, ओपिनियन में याद रखिएगा, हम सिर्फ ये नहीं कह देते कि दिस फाइनेंशियल मैं गिव ट्रू एंड फेयर व्यू, खत्म। भाई आपको बताना चाहिए किस कंपनी की, किस साल की, कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, किस कंपनी की, किस साल की, कौन सी। इसीलिए ओपिनियन पैराग्राफ में हम पहले स्पेसिफाई करते हैं कि हमने क्या किया। हमने वी हैव ऑडिटेड, किसका ऑडिट किया? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का नाम लिखते हैं एक एक करके, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, नोट्स ऑफ द अकाउंट्स। किस कंपनी का किया? एंटिटी। किस साल का किया? इससे स्पेसिफाई हो जाता है कि जो आप अपना ओपिनियन दे रहे हैं वो एग्जैक्टली किस कंपनी के किस साल का है। ओपिनियन में मेंशन होना चाहिए ना, वरना एक ओपिनियन उठा के हर कंपनी में फिट ना किया हो। ये बता दिया, फिर इसके बाद ओपिनियन बताना है। आई कैप भी आपका ये नहीं बता देता पास फेल, पहले ट्रेंड बताता है।
पहले अटेम्प्ट लिखी होती है ना, नाम आपका, फिर अटेम्प्ट लिखी होती है, फिर उसके बाद पास फेल लिखा होता है। पास जी। तो ओपिनियन अच्छा, इसके बाद ओपिनियन है। ओपिनियन की दो टाइप्स हैं, अनमोडिफाइड। अनमोडिफाइड में क्या कहता है ऑडिटर? फाइनेंशियल में गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। और मॉडिफाइड में क्या कहता है? कुछ ना कुछ मसला है, कुछ ना कुछ मसला है। अनमोडिफाइड में क्या कहता है? सब ठीक है। मॉडिफाइड में कुछ ना कुछ मसला है। ये मसला दो में से कोई एक हो सकता है, तीसरा कोई मसला दुनिया में नहीं है जिसकी वजह से ओपिनियन मॉडिफाई हो। ओपिनियन जब मॉडिफाई होगा दो मसलों की वजह से, या तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के किसी एरिया में कोई मिसस्टेटमेंट है, या कोई एविडेंस ऑडिटर को जो ऑडिटर ने ऑब्टेन करना था, रिक्वायर्ड था, वो नहीं किया। जो रिक्वायर्ड नहीं है ना, उसकी बात नहीं कर रहे, जो जरूरी था। जैसे हर ऑडिट पे कुछ ना कुछ एविडेंस तो ऐसा होता है जो हमें, जैसे 95% एश्योरेंस है तो 5% एविडेंस तो ऐसा होगा ना जो, लेकिन जो हमारे सैंपल में नहीं आया वो प्रॉब्लम नहीं है, उसको हम नहीं कहते एविडेंस नॉट ऑब्टेन। हम एविडेंस नॉट ऑब्टेन उसको कहते हैं जो हमारे सैंपल में आ गया लेकिन क्लाइंट ने हमें उसकी इंफॉर्मेशन नहीं दी। तो ओपिनियन मॉडिफाई होता है किन दो प्रॉब्लम्स की वजह से? मिस स्टेटमेंट और एविडेंस नॉट ऑब्टेन्ड। किस वजह से? और एविडेंस नॉट ऑब्टेन्ड की वजह से। दोनों में फर्क है, दोनों में फर्क है। अच्छा, अगर फर्क है तो पहचान दें। क्लाइंट ने इन्वेंट्री को लोअर ऑफ कॉस्ट एमआरपी पे रिकॉर्ड नहीं किया, ये क्या है? मिस स्टेटमेंट या एविडेंस नॉट ऑब्टेन्ड? मिस स्टेटमेंट। क्लाइंट ने ऑडिटर को स्टॉक काउंट ही नहीं करने दिया, एविडेंस नॉट ऑब्टेन्ड। क्लाइंट ने कुछ एसेट्स पे डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं की, ऑडिटर को फिक्स एसेट्स की लिस्ट ही नहीं दी, डेटर्स को कंफर्मेशन लेटर नहीं भेजने दिया, कंफर्मेशन लेटर भेजा, डिफरेंस आया लेकिन उसको एडजस्ट नहीं किया, प्रोविजन फॉर बैड डेट रिकॉर्ड नहीं की। शाबाश। मिनट्स ऑफ द मीटिंग के, हमें डायरेक्टर्स की मीटिंग के मिनट्स चाहिए थे अप्रूवल चेक करने के लिए, हमें मिनट्स नहीं दिए। बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन, शाबाश, बिल्कुल सही बताया आपने। याद रखिएगा, रिपोर्ट ओपिनियन जब कभी मॉडिफाई होगा ना, या तो मिस स्टेटमेंट की वजह से होगा या एविडेंस नॉट ऑब्टेन, तीसरी रीजन नहीं। और आपको ये पहचानना होगा कि ये मिस स्टेटमेंट है कि एविडेंस नॉट ऑब्टेन्ड है। ये मिस स्टेटमेंट है कि, क्योंकि रिपोर्ट में इसका जिक्र करना होता है, इसको एक्सप्लेन करना होता है। अब वैसे इतना अच्छा आप जा रहे हैं तो मेरा भी दिल कर रहा है आपको मजीद कोई एडिशनल चीजें बता दूं। मिस स्टेटमेंट को तो मिस स्टेटमेंट ही कहते हैं। एविडेंस नॉट ऑब्टेन को हम कहते हैं प्रैक्टिकली स्कोप लिमिटेशन। स्कोप लिमिटेशन, बोल 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 बोल। स्कोप लिमिटेशन, स्कोप लिमिटेशन, स्कोप लिमिटेशन। इसके आगे ब्रैकेट में लिखे इज नॉट इक्वल टू, इज नॉट इक्वल टू का साइन लगा ले। ये क्या था? स्कोप लिमिटेशन इज नॉट इक्वल टू इनहेरेंट लिमिटेशन। कुछ स्टूडेंट समझते हैं इनहेरेंट लिमिटेशन स्कोप लिमिटेशन एक ही कंसेप्ट है, जो एक कहे उसको एक लगा दी आपने। इनहेरेंट लिमिटेशन है, वो चैप्टर 1 का कंसेप्ट है। स्कोप लिमिटेशन है, चैप्टर 4 का कंसेप्ट है। इनहेरेंट लिमिटेशन की वजह से ओपिनियन मॉडिफाई नहीं होता, वो तो एक रीजन है कि हम क्यों गारंटी नहीं देते। इनहेरेंट लिमिटेशन और है, स्कोप लिमिटेशन और है। भाई ये बात मिक्स तो नहीं करेंगे? चलिए, और जो मिक्स करने की कोशिश करें उसे समझा देंगे कि भाई इनहेरेंट लिमिटेशन चैप्टर 1 का कंसेप्ट है,
स्कोप लिमिटेशन चैप्टर 4 का कंसेप्ट है। इनहेरेंट लिमिटेशन हमें रीजन बताता है कि क्यों हम 100% गारंटी नहीं देते, और स्कोप इनहेरेंट लिमिटेशन हर ऑडिट में होगी ही होगी। स्कोप लिमिटेशन रीजन होती है मॉडिफाइड ओपिनियन की, इसको नहीं होना चाहिए, अगर है तो गलत है, इसका मतलब मैनेजमेंट हमसे ताउन नहीं कर, हमें इंफॉर्मेशन ही नहीं दे रही। ठीक है जी, क्लियर? आगे चले। एक जजमेंटल क्वेश्चन है जिसका कोई पक्का आंसर नहीं है, पक्का आंसर नहीं है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा सोचना चाह रहा हूं। मैं सोचे अनमोडिफाइड और मॉडिफाइड ओपिनियन में से अनमोडिफाइड बेहतर है, ये मुझे पता है। मॉडिफाइड ओपिनियन दो रीजंस की वजह से होता है, मिस स्टेटमेंट और स्कोप लिमिटेशन, यानी इसको एविडेंस नॉट ऑफ। इन दोनों में से कौन सा ज्यादा सवेयर है? देखिए मैंने पहले कहा था हार्ड एंड फास्ट, इसका आंसर है ही नहीं कोई। कितने स्टूडेंट का हाल है मिस स्टेटमेंट ज्यादा सवेयर है? हाइब्रिड क्लास वोट्स दीजिए प्लीज, वोट्स दीजिए आप भी। मिस स्टेटमेंट में और स्कोप लिमिटेशन में आपके ख्याल में कौन सी सिचुएशन ज्यादा सवेयर है? कितने स्टूडेंट का ख्याल है मिस स्टेटमेंट? हाथ उठाइए। यार ये क्या जिंदा लाशें सारी बैठी हुई इधर। नहीं अभी नहीं, अब मैं खुद आऊंगा, मैं खुद आऊंगा, अब टाइम गुजर गया। बताइए कितने स्टूडेंट का ख्याल है मिस स्टेटमेंट ज्यादा सवेयर है? हाथ उठा, और हाथ उठा भाई। डिपेंड करता है। अच्छा नहीं, अच्छा ओके 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 ओके। और कितने स्टूडेंट का है स्कोप लिमिटेशन ज्यादा सवेयर है? शाबाश शाबाश, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा चलें, अब आपने पार्टिसिपेट किया भी है तो एक और बात आपको बता देता हूं। स्टैंडर्ड ने क्लियरली ये नहीं लिखा हुआ कहीं पे कि स्कोप लिमिटेशन है। हाँ नहीं बोला, एक मिनट के लिए उस्ताद बाहर ना चला जाए, अब अपनी तजारतें शुरू कर देते हैं। ऐसे ना किया करें, मोड़ा छोड़। तो स्टैंडर्ड, लेकिन स्टैंडर्ड का जो नुक्ता नजर ना इसको पढ़े तो वो भी स्कोप लिमिटेशन को ज्यादा सवेयर करार देता है और कहता है इसमें ना असल में मिस स्टेटमेंट में ना जजमेंटल डिफरेंस हो सकता है। मेरे ख्याल में एसेट की लाइफ 5 साल है, ऑडिटर कहता है नहीं 4 साल है, हमारा डिफरेंस है, उसने अपने मुताबिक रिपोर्ट दे दी, हमने कहा ठीक है। लेकिन कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड ना करना ना, ये इंटेग्रिटी पे भी डाउट क्रिएट करता है इसमें। हाँ फ्रॉड रिस्क आता है। शाबाश शाबाश, चलिए ये अच्छा। बहरहाल वापिस आ जाए, ज़्यादा डिटेल डिस्कशन हो गई। एविडेंस नॉट ऑब्टेन समझ आ गया आपको? आगे चलते हैं। ओपिनियन, बेसिस ऑफ ओपिनियन क्या है? इस ओपिनियन की बेसिस क्या है? ये ओपिनियन किस बेस पे दिया? किस बेस पे दिया? एविडेंस की बेस पे दिया कि फीस की बेस पे दिया? एविडेंस की बेस पे। अब सुनिए कौन सा कैसे कहता है बेसिस ऑफ ओपिनियन। ऑडिटर इसमें बता रहा है, कहता है यूं ना समझना मैं घर बैठ के रिपोर्ट साइन कर दी है, मैंने ISAs को कंप्लाई किया। वी हैव कंडक्टेड आवर ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद ISAs। मैंने ISA को फॉलो किया, मैंने कोड ऑफ एथिक्स को फॉलो किया, और प्रोसीजर परफॉर्म करने से जो एविडेंस मिला वो मेरे पास मौजूद है, जब कहो तो मैं दिखा दूंगा। तो बेसिस ऑफ ओपिनियन में क्या लिखा जाएगा? ऑडिट किसके बेसिस ऑफ ओपिनियन क्या है? ओपिनियन की बेसिक ISA है, ISA के प्रोसीजर, कोड ऑफ एथिक्स के प्रोसीजर, और एविडेंस है जो हमारे पास मौजूद है। एविडेंस रिपोर्ट के साथ अटैच नहीं करते, अपने पास रखना होता है। आपको जो रिपोर्ट मिलती है क्या उसके साथ सैंपल अटैच होता है? चाहिए भी नहीं। क्या चाहिए? हाँ चाहिए तो अलग से मांग लें आप, वो कहेगा ठीक है, वो रिक्वायरमेंट होती है कुछ, तो उससे गर्ज भी नहीं। एविडेंस याद रखिए रिपोर्ट के साथ अटैच नहीं होता, लेकिन शेयर होल्डर्स को वो चाहिए भी नहीं होता,
उन्हें इस चीज से गर्ज है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है कि गलत, ओपिनियन क्या है। एविडेंस अगर हम उनको दे भी देंगे ना, उनको समझ भी नहीं आएगी। ऑडिटर के पास ही रहेगा, ये ज़हन में रखिएगा। सिर्फ कब तक रहेगा? जब तक 5 साल तक, 5 साल तक, 5 साल तक, 5 साल तक। कब तक? एविडेंस कब तक ऑडिटर के पास रहेगा? फ्रॉम द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट और ग्रुप ऑडिटर्स रिपोर्ट, विच एवर इज लेटर। ये कभी बोला मैंने? अभी तो बोला। 5 ईयर एविडेंस कब तक रहेगा? 5 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट और ग्रुप ऑडिटर्स रिपोर्ट। 5 साल ही लिख लें, शॉर्ट में रखें हार्ड में रखें, आपकी मर्जी। तो वैसे अब आजकल तकरीबन सारी ही फर्म अपना डाटा सॉफ्टवेयर रख रही हैं, बल्कि उन्होंने अपने कुछ सॉफ्टवेयर बनाए हुए हैं जिनके जरिए रिक्वायरमेंट्स लिंक्ड है। जैसे अब अगर मैं आपसे यहाँ, हालांकि हम उस्तादों को कोई 20-20, 25-25 साल भी हो गए कुछ पढ़ाते हुए, लेकिन अगर आप एक छोटा सा सवाल पूछ रहे हैं ना कि सर अकाउंटिंग इन्वेंट्री से रिलेटेड किस किस स्टैंडर्ड में कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है, हम शायद ये तो बता दें कि जो सबसे बड़ा स्टैंडर्ड इन्वेंट्री को डील करता है ना IS2 है, लेकिन कुछ दूसरे स्टैंडर्ड भी हैं जो डील करते हैं। जैसे वो बायोलॉजिकल एसेट वाला भी है, कोई एग्रीकल्चर वाला भी है, कोई कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट वाला भी है, कोई हुआ करता था हमारे। तो वो मुश्किल हो जाएगा। तो सॉफ्टवेयर हेल्प करते हैं, सॉफ्टवेयर बता दिया, वो आपको एक क्लिक के ऊपर एक एक रिक्वायरमेंट को एक एक एरिया से लिंक कर दिया हुआ है। अभी हम आपको ये जो रटा लगवाएंगे ना, याद करवाएंगे, इस सिचुएशन में ये प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं, इस सिचुएशन में आपको लिस्ट भी दी थी परसों चैप्टर 3 की, लास्ट लर्निंग रीड कर लेना। प्रैक्टिस में कोई रट्टा लगाने की जरूरत नहीं होती, ये सारी चीज़ें लिखी होंगी। वो कहेंगे भाईजान आपने परफॉर्म करना है, याद नहीं करना, याद हम आपको बता देते हैं क्या क्या करना है, ठीक है। तो इसीलिए प्रैक्टिस में सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, हार्ड में करें या सॉफ्ट में करें, आपकी मर्जी। फिर इसके बाद अगर तो बेसिस ऑफ, अगर तो ओपिनियन अनमोडिफाइड है, सुन लीजिएगा, अगर ओपिनियन अनमोडिफाइड है, बेसिस ऑफ ओपिनियन में सिर्फ पहले वाली इंफॉर्मेशन आएगी। हमने ISA किया, कोड ऑफ एथिक्स के मुताबिक किया, एविडेंस ऑब्टेन कर लिया। अगर ओपिनियन मॉडिफाइड है तो बताइए ये जो मिस स्टेटमेंट या स्कोप लिमिटेशन की डिटेल है, क्या है? डिटेल। ये मेंशन होनी चाहिए कि नहीं? ये किस जगह मेंशन होगी? ये ज़हन में, ओपिनियन में सिर्फ ओपिनियन होगा कि ओपिनियन में, बेस ओपिनियन में क्या फर्क है? सुन लें, ओपिनियन में हम क्या लिखते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव ट्रू एंड फेयर व्यू एक्सेप्ट फॉर इन्वेंट्री। इसका मतलब क्या हुआ? ओपिनियन में सिर्फ यही चीज आएगी। अब इन्वेंट्री को हुआ क्या है? वो बेसिस ऑफ ओपिनियन में, बेसिस ऑफ ओपिनियन में लिखा है कल मैनेजमेंट हैज नॉट रिकॉर्डेड इन्वेंट्री एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड NRV, कॉस्ट इज 100,000, NRV is 70,000, therefore provision for 30,000 is required as per IS2 which has not been recorded by management। ये सारी एक्सप्लेनेशन, मिस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन हमने कहाँ करना है? ओपिनियन में नहीं, बेसिस ऑफ ओपिनियन में। ओपिनियन में नहीं, बेसिस ऑफ ओपिनियन में। आपको पता है आपका जो रिजल्ट आता है उस पर ओपिनियन होता है कि बेसिस ऑफ ओपिनियन होता है? और आपको पता है बेसिस ऑफ ओपिनियन भी आप ले सकते हैं, वो होता है पैसे जमा करवा के, क्या होता है उसको, स्क्रिप्ट रीचेकिंग। हाँ, अरे एक तो मार्किंग होती है ना एक वो होता है रीचेकिंग, जिसमें आपको एक एक आपके पेपर के कमेंट्स दिए जाते हैं कि आपने क्वेश्चन नंबर 1 में ये गलत किया, 2 में ये गलत किया, 3 में ये गलत किया। वो रीचेकिंग नहीं होती, एक रीचेकिंग होती है। हाँ, रीचेकिंग। हाँ, एक होती है मार्किंग भी, काउंटिंग भी, रिकाउंटिंग भी होती है, वो नहीं डिटेल्ड होती है। तो उसी तरह ध्यान में रखिए, रिपोर्ट के अंदर भी ओपिनियन, अगर प्रॉब्लम है कोई तो वो प्रॉब्लम किस एरिया में है ये ओपिनियन में आएगा। ओपिनियन में सिर्फ प्रॉब्लम का एरिया आएगा, प्रॉब्लम की डिटेल नहीं आएगी। डिटेल किधर आएगी? बेसिस ऑफ ओपिनियन में, ठीक है। नेचर ऑफ मिस स्टेटमेंट और स्कोप लिमिटेशन।
उसको एक्सप्लेन करना है। क्लियर? एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, अगर सही जवाब दे दिया जिससे पूछूंगा तो समझूंगा सारी क्लास अभी तक 20 बार समझ गई। आपने ट्रू और फॉल्स करना है। अगर ओपिनियन अनमोडिफाइड है तो रिपोर्ट में ओपिनियन सेक्शन तो आएगा, लेकिन बेसिस ऑफ ओपिनियन सेक्शन नहीं आएगा। आएगा आएगा तो क्या लिखेंगे? शाबाश शाबाश, बेहतरीन होगी तसल्ली, शाबाश। फिर आगे चलते हैं। अब ये चीजें हैं गोइंग कंसर्न, एम्फसिस ऑफ मैटर, अदर मैटर। कौन सी चीजें? गोइंग कंसर्न, बोले गोइंग कंसर्न, एम्फसिस ऑफ मैटर, अदर मैटर। गोइंग कंसर्न, एम्फसिस ऑफ मैटर, अदर मैटर। ये कभी आते हैं, कभी नहीं आते। कभी, हाँ, ये कब आते हैं ये भी नहीं बताना। ये कभी आएंगे, कभी नहीं आएंगे। जरा जिस रिपोर्ट का फॉर्मेट आपको दिया है उसको एक नज़र देख के मुझे बताइए, इसमें कोई हेडिंग आपको नज़र आ रही है एम्फसिस ऑफ मैटर, अदर मैटर या ये गोइंग कंसर्न की? नहीं की हेड नहीं बोला, 4 दफा एम्फसिस ऑफ मैटर, अदर मैटर, गोइंग कंसर्न, इन 3 ये कभी आते हैं। अब ये चूंकि स्टैंडर्डाइज रिपोर्ट का फॉर्मेट नहीं है इसलिए हम इसको थोड़ा साइड पे कर रहे हैं, इसको बाद में पढ़ेंगे। सिर्फ इंट्रोडक्शन करवाना आपका मकसद था कि आपको पता हो रिपोर्ट में ये चीजें भी आती हैं, लेकिन कब आती हैं? जब ये रेलिवेंट सिचुएशन इनकी मौजूद हो, वरना नहीं आती। और इनके आने से रिपोर्ट मॉडिफाइड हो जाती है, इसलिए मैं इनकी तरफ नहीं जा रहा। ये आपने नाम याद कर लेना, इसका पूरा नाम है मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न। याद करने के लिए सिर्फ गोइंग कंसर्न भी कह सकते हैं। मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न, एम्फसिस ऑफ मैटर, अदर मैटर। कभी आएंगे, अभी नहीं पढ़ रहे। की ऑडिट मैटर सुन लें। पहले ये समझा जाता था, अच्छा एक्सपेक्टेशन, एक एक्सपेक्टेशन गैप है जो उसने नहीं लिखा, जो कि अभी भी बहुत से लोगों को है। वो क्या है कि ऑडिटर काम शाम कोई नहीं करते, सिर्फ रिपोर्ट पे साइन करते हैं और लाखों रुपया ले लेते हैं। सिर्फ रिपोर्ट पे साइन करते हैं, लाखों रुपया ले लेते हैं। और मैं एक दोस्त था, अभी भी है, मेरा मुलाकात अब कम होती है, तो कोई पुरानी बात है, कोई 15-20 साल पुरानी बात। तो उस वक्त मैंने फर्म में ट्रेनिंग चल रही थी, तो कुछ स्टाइपेंड वगैरह आया करता था, वो निकलवाया करते थे। एक दिन निकलवाने लगा, कहने लगा यार मुझे कुछ सुधार चाहिए। ठीक है भाई, जितनी कोई हैसियत है उतना को दे। मैं कहा कितने? उसने कहा इतना सा उधार चाहिए। मैंने कहा इतना उधार मैं कैसे दूंगा तुम्हें? कहता है तुम्हारा क्या, तुमने तो सिर्फ बटन ही दबाने हैं, पैसे आ जाने हैं। बताइए ये एक्सपेक्टेशन गैप है कि नहीं? क्यों भला? क्योंकि उसको सिर्फ बटन दबाते और पैसे निकलते। वो जो 30 दिन रात फर्म में एक किया है वो नजर नहीं आ रहा। उसी तरह चूंकि जो इन्वेस्टर होता है ना शेयर, उस तक पहुंचता ही एक ही डॉक्यूमेंट है जिसके ऊपर ऑडिटर के वो क्या समझते हैं, तो साइन करने के पैसे ले ले, काम तो कोई करते नहीं है। अब पता चले लेट सीटिंग जब कर रहे होते हैं ना, तब आके बैठ जरा हमारे साथ, तो पता चले काम होता क्या है और कैसे करते हैं। ठीक है, ये कैसे? तो जनरल पब्लिक ये समझते थे, और हम ऑडिटर भी अपनी रिपोर्ट के अंदर ये तो बता देते थे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक है कि गलत है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करने के लिए जो प्रोसीजर होते थे वो हम नहीं बताया करते थे। वो हम फिर जब हमने देखा ये पब्लिक का एतराज़ ज़्यादा बढ़ता जा रहा है
कैडर काम कोई नहीं करता, सिर्फ साइन करने के पैसे ले लेता है, साइन करता है पैसे ले लेता है। तो फिर आईफैक आपको पता है चूंकि वो अकाउंटेंट्स को प्रमोट करता है, प्रोटेक्ट करता है, आईफैक ने कहा ठहर जाओ अभी इलाज करते हैं इनका। आईफैक ने स्टैंडर्ड रिवाइज किया और उसने कहा पहले ये नहीं होता था, फिर अब उसने कहा आज के बाद हम रिपोर्ट के अंदर एक सेक्शन ऐड करेंगे जिसमें ऑडिटर जो काम करता है वो भी लिखे जाएंगे। पहले हमारी होती थी रिपोर्ट सिर्फ आउटकम ओरिएंटेड, अब इनपुट भी और आउटपुट भी दोनों ले। इनपुट से मुराद क्या, प्रोसीजर क्या परफॉर्म किए, आउटपुट से क्या मुराद, ओपिनियन क्या था। अब हम अपने प्रोसीजर्स भी लिखते हैं, प्रोसीजर्स भी लिखते हैं। अच्छा, जब आईफैक ने ये कहा तो हम ऑडिटर्स ने कहा सर जी हम तो एक एरिया के भी प्रोसीजर लिख देंगे तो ये रिपोर्ट 100 सफ़ों की बन जाएगी। एक एरिया के भी सारे प्रोसीजर लिखेंगे 100 सफ़ों की बन जाएगी, ये कहाँ यूजर पड़ेगा। आईफैक ने कहा ठहरो इसको कुछ रिफाइन करते हैं। नंबर 1, आपने रिपोर्ट का जो एक सेक्शन हम आपको दे रहे हैं ना, इसमें हर ऑडिट मैटर नहीं लिखना, हर ऑडिट का मसला, सिर्फ जो अहम वाले हैं की ऑडिट मैटर वो लिखने हैं। हमने कहा ये बिल्कुल ठीक है। जैसे हमने एक नॉर्मल ऑडिट में अगर 30 एरियाज को वेरीफाई करते हैं तो उनमें 2-3 एरिया जो मोस्ट इंपोर्टेंट वाले हैं वो डाल देंगे, बाकी रहने देंगे। आईफैक ने कहा यही चाह रहा हूं। हमने कहा लेकिन चलो 2-3 एरिया भी अगर सिलेक्ट कर लेना, उनमें भी जो हमारे प्रोसीजर्स होते हैं वो बहुत। उसने कहा सुन लो, फिर पहले सिर्फ की ऑडिट मैटर प्रेजेंट करना है, हर मैटर प्रेजेंट नहीं करना। कौन सा मैटर करना है, की ऑडिट मैटर। और इस की ऑडिट मैटर के भी की ऑडिट प्रोसीजर लिखने हैं, सिर्फ सारे नहीं लिखने, ठीक है। जैसे की ऑडिट मैटर्स 2-3 होते हैं ना, उसी तरह हर की ऑडिट मैटर के जो की ऑडिट प्रोसीजर्स होंगे वो भी 2-3 ही होंगे। तो हर रिपोर्ट के अंदर आपको नजर आएंगे की ऑडिट मैटर जो 2-3 होंगे, कम ज्यादा हो सकते हैं, मैं एवरेज आउट करके बता रहा हूं। और हर की ऑडिट मैटर के आगे प्रोसीजर भी लिखे होंगे जो कितने होंगे, वो भी 2-3 होंगे। अब आप खुद बताइए मुझे, क्या ऑडिटर ये जो प्रोसीजर परफॉर्म करता है रिपोर्ट में, इसका जिक्र हो जाना चाहिए कि नहीं। भाई उनको पता चले हम कितना काम करते हैं, उनको पता चले हम कितना काम करते हैं। जब आप क्वालिफाई करेंगे ना तो आपके इर्द गिर्द लोग इस तरह की बातें करेंगे, ये कुछ भी नहीं करता, बैठा रहता है ऑफिस में और पैसे लेके आ जाता है, इसकी अच्छी याशी लगी हुई है, उसको एडमिशन करा देना चाहिए। मैं उसे कह रहा है तू भी याशी कर ले। ये जो हम जाग रहे हैं, दिन रात एक कर रहे हैं, मेहनतें कर, ये नहीं नजर आती किसी को। उस वक्त जो सैलरी ट्रांसफर होगी ना, वैसे तो हम किसी को बताते ही नहीं है, बतानी चाहिए भी नहीं, किसी को सैलरी बतानी नहीं चाहिए। आगे चलते हैं, दोस्त को भी नहीं बतानी, उधार मांग लेते हाँ जी। तो की ऑडिट। अच्छा अब देखिए जो रिपोर्ट आपको दी है, जो आप घर जाके आपने पढ़नी है, उसमें देखिए की ऑडिट मैटर सेक्शन है, उसमें की ऑडिट मैटर है, कितने की ऑडिट मैटर है। अच्छा इसमें असल रिपोर्ट में और भी थे लेकिन वो हमने रिपोर्ट नहीं दी आपको। अगर आप देखें, नहीं एक ही है मेरा ख्याल है, हाँ इसका एक ही है, बस ठीक है, हाँ ठीक है। बाकी कोई नहीं है, ज्यादा मसला नहीं ना हुआ होगा, एक में उन्हें मसला होगा ज्यादा, वो लिख दिया उन्होंने। लेकिन कुछ जगहों पे आपको ये 2-3 मैंने पहले बता दिया आपको, 2-3 मैटर या 2-3 प्रोसीजर एक जनरल रूल है, कमी बेशी हो सकती है। हाँ स्टैंडर्ड ने की ऑडिट मैटर के बारे में एक बात खास तौर पे जो आईकैप केस स्टडी में टेस्ट करता है, जो इवन इस केस में भी उसने इनडायरेक्टली टेस्ट किया, जो भी रिसेंटली पेपर हुआ, वो क्या है, की ऑडिट मैटर किन चीजों पे दिया जाएगा, जो हमारे ऑडिट में मोस्ट सिग्निफिकेंट है। किन चीजों पे दिया जाएगा, रिपोर्ट में लिखा है मोस्ट सिग्निफिकेंट को अंडरलाइन कर लें फिर। लेकिन याद रखें मिस स्टेटमेंट और स्कोप लिमिटेशन, ये बड़ी क्रूशियल लाइन बोलने लगा हूं, अगली ध्यान से समझिएगा। मिस स्टेटमेंट और स्कोप लिमिटेशन भी मोस्ट सिग्निफिकेंट हैं। भाई वो तबाही फिर गई फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिपोर्ट की, तो आपका ख्याल है वो सिग्निफिकेंट नहीं थी।
ये भी मोस्ट सिग्निफिकेंट, लेकिन इनको की ऑर्डर्ड मैटर में डालने का नहीं, इनकी अपनी अलग प्लेसमेंट है। मिस स्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन को की ऑर्डर्ड मैटर में मेंशन नहीं करना, इनको आपने ओपिनियन में मेंशन करना है, इनको मॉडिफाइड ओपिनियन में मेंशन करना है, इनको बेसिस फॉर ओपिनियन में मेंशन करना है, इनको की ऑर्डर्ड मैटर में मेंशन नहीं करना। फिर से मिस स्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन हालांकि मोस्ट सिग्निफिकेंट है, हालांकि मोस्ट सिग्निफिकेंट है मिस स्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन, लेकिन इनको की ऑर्डर्ड मैटर में शामिल नहीं करना, इनकी जगह है ओपिनियन, बेसिस फॉर ओपिनियन, इनको उधर मेंशन करना है, बेसिस फॉर ओपिनियन, की ऑर्डर्ड मैटर में नहीं। की ऑर्डर्ड मैटर में भाई ये बात समझ आई है? चलिए आगे चलते हैं। फिर ये केस स्टडी में ये लाइन जो मैंने बोली है ना, ये टेस्ट होगी, और इस दफा ना इस टाइम अब देखें, पहले भी बताया कि आई कैप का स्टाइल डिफरेंट होता जाता है, पेपर का एनालिसिस आप इस काबिल नहीं होंगे कि पिछले टाइम का पेपर उस टाइम का पेपर रखे दोनों में फ़र्क देख सके क्या है। उस्ताद जो होता है ना, उससे स्टाइल का किस तरीके से क्या अल्फाज यूज़ कर रहा है, तो हम ना चेंज करते रहते हैं। हर सेशन में हमारी कोशिश होती है कि एग्जामिनर के जो करंट पैटर्न है उसके मुताबिक, तो कुछ प्रैक्टिस मैंने चेंज करवाई है इस सेशन में, ठीक है। उसके लिए आपने ज़हनी तौर पे तैयार रहना है। अभी तक आपको LMS आपका क्रिएट हो गया, आप इनरोल भी हो गया, लेकिन उसमें आपको चीज़ें नज़र नहीं आ रही होंगी। इस चैप्टर का इंतजार कर रहा था, चैप्टर 4, ठीक है। अब इंशाल्लाह आज से ही आपको इसमें चीज़ें ऐड होना शुरू नज़र आ जाएंगी, तो आपने साथ साथ एक्टिविटीज़ जितनी भी होंगी प्रैक्टिस करते रहिएगा। अच्छा, अब ये बात समझ आ गई, ये की ऑर्डर मैटर वाले। अदर इंफॉर्मेशन क्या है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, एडिशनल इंफॉर्मेशन के तौर पे बता रहा हूँ, हमारे सिलेबस में नहीं है। एडिशनल इंफॉर्मेशन बता रहा हूँ, समझ आ जाए अच्छी बात, ना समझ आए कोई मसला ही नहीं है, गोली मारो। ये क्या है अदर इंफॉर्मेशन? एनुअल रिपोर्ट जो होती है ना, एनुअल रिपोर्ट जो एक कंपनी इशू करती है शेयर होल्डर्स को, उसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और ऑडिट रिपोर्ट के अलावा भी बहुत सी इंफॉर्मेशन होती है। डायरेक्टर रिपोर्ट, शाबाश, चेयरमैन रिव्यू, ये तो एक्सपर्ट बैठे हैं। ये आपको किसने बताया? ये सीला में पढ़ा आपने, लेकिन सारे स्टूडेंट्स ने थोड़ी पढ़ा होगा। कितने स्टूडेंट्स ने सीला नहीं पढ़ा हुआ? देखा, काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं, 25% के करीब। तो भाईजान आपको बता रहा हूँ, जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ सीला, तो जो एनुअल रिपोर्ट होती है ना, जो पूरी बुक बना के शेयर होल्डर को भेजी जाती है, उसके अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं, ऑडिट रिपोर्ट होती है, ऑडिट रिपोर्ट के अलावा और भी रिपोर्ट्स वगैरह होती हैं, जैसे डायरेक्टर्स रिपोर्ट या चेयरमैन रिव्यू रिपोर्ट। इनको कहते हैं अदर इंफॉर्मेशन। इनको क्या कहते हैं? ऑडिटर की जिम्मेदारी इनको चेक करना नहीं है, पता है ना, याद है? फाइनेंशियल में डेफिनेशन 5 सेट में कंसेप्ट याद किया था हमने। अदर इंफॉर्मेशन को चेक नहीं करता, लेकिन अगर अदर इंफॉर्मेशन उसके सामने से गुजरे और पता चल जाए उसे गलत है, उसे फिर भी चुप रहना चाहिए। कम्युनिकेट करेगा। कैसे करेगा? क्या इस सेक्शन में करेगा? क्यों इसमें क्यों नहीं करेगा? ये उसकी जिम्मेदारी नहीं है, ये तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ओपिनियन है, ठीक है। अगर अदर इंफॉर्मेशन भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हिस्सा होती ना, फिर इसमें आता। अब अदर इंफॉर्मेशन का एक अलग सेक्शन है, उसमें वो बता देता है कि मैंने इसको पढ़ा है। अगर तो उसे पढ़ने में कोई गड़बड़ नजर आए तो कहता है मैंने इसको पढ़ा है और मैं आपको एक रिपोर्ट कर लेना, वो चीज़ अलर्ट हो जाए, क्या इसमें ये चीज़ गलत है, इसमें ये चीज़। और अगर अदर इंफॉर्मेशन ठीक हो तो क्या कहता है कि मैंने इसको पढ़ा है, इसमें मुझे कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई, आपको बताऊं, इसमें मुझे कोई ऐसी चीज़ नज़र जो आपको बताऊं। We have nothing to report. We have nothing to report. कुछ चीज़ नज़र नहीं है जो आपको पता। लेकिन याद रखें, ये ऑडिटर की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ठीक है। बहरहाल ये हमारे सिलेबस में नहीं है, आई कैप टेस्ट नहीं करता। पुराने 5 साल पहले का जो क्वेश्चन बैंक आई कैप ने इशू किया हुआ ना, उसमें 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें कंसेप्ट टेस्ट हुआ है। इस वजह से मैं ऑप्शनल के तौर पे बच्चों को बता देता हूँ, वरना ये आई कैप में टेस्ट
नहीं करता, ना ही उम्मीद होगा, लेकिन बता दिया। क्लियर होगी ये बात? अब चलते आगे। मजीद भी कोई रिपोर्ट के एलिमेंट बिल्कुल हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी भाई? वही जो पहले पढ़ लिया है, वही है वही। बस इसमें गोइंग कंसर्न वाली बात उसने ऐड कर दिया, वरना ये वही वाली है जो चैप्टर 2 की पढ़ी थी। चैप्टर 2 में फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जिम्मेदारी थी, उधर भी 3 थी, इधर भी 3 है। उधर थी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंटरनल और इंफॉर्मेशन टू ऑडिटर। यहां पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इंटरनल कंट्रोल और गोइंग कंसर्न किया। थोड़ा सा फर्क है, थोड़ा सा फर्क है। फर्क क्यों है डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है, मैं एक्सप्लेन कर सकता हूं, लेकिन उसमें 10 मिनट लग जाएंगे, फायदा कोई नहीं। आपके लिए अहम सवाल जो एक स्टूडेंट ने पूछा कि सर मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी चैप्टर 2 में भी है, वो भी 3 है, चैप्टर 4 में रिपोर्ट की है, वो भी 3 है, कौन सी वाली ठीक है, कौन सी गलत? मैं कहा दोनों ठीक है। इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना भी तो ऑडिटर की मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है, और गोइंग कंसर्न को असेस करना, क्योंकि फाइनेंशियल में गोइंग कंसर्न पे बनेगी कि नहीं, मैनेजमेंट ने डिसाइड करना। फ्रेमवर्क गोइंग कंसर्न होगा कि नॉन गोइंग कंसर्न होगा, किसने डिसाइड करना है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने का फ्रेमवर्क क्या होगा, बेसिस ऑफ काउंटिंग क्या होगी, गोइंग कंसर्न के नॉन किसने करना है डिसाइड? मैनेजमेंट। तो वो भी हाँ, स्टूडेंट ने पूछा सर फिर हमें यह बताया एग्जाम में हम क्वेश्चन आ गया तो कौन सी लिखेंगे? मैंने कहा ये पूछा ना काम का सवाल। अगर वो कहता है कि रिपोर्ट वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी बताओ, तो फिर गोइंग कंसर्न वाली बात तीसरी लिखेंगे। और अगर वो कहता है जनरली ISS के मुताबिक क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, फिर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाले। अगर रिपोर्ट का लफज आ गया ना, रिपोर्ट का लफज, फिर आपने कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई? कुछ समझ है? ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है भाई? वही जो पढ़ी थी, शाबाश शाबाश, रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करना, वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल। अब मटेरियल पता आपको क्या होता है? कोई नहीं पता, भूल गए हैं। 5% ऑफ प्रॉफिट। शाबाश शाबाश, ठीक है। एज ऑडिटर 2 चीजें आपने कभी नहीं भूलने, 3 चीजें हैं बेसिकली, 3 चीजें, तीसरी चीज अभी पढ़ाई नहीं, 2 चीजें पढ़ा। एक अपना नाम नहीं कभी भूलना, और दूसरा मटेरियलिटी इज इक्वल टू 5% ऑफ प्रॉफिट, ये नहीं कभी भूलना। एक तीसरी चीज है, वो भी इसी में पढ़ेंगे चैप्टर में। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑडिटर, रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन है जी, कम्युनिकेशन इन अकॉर्डेंस विद ऑडिटर्स फाइंडिंग, याद है कम्युनिकेशन वाला भी? सिर्फ रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करके रिपोर्ट देना जिम्मेदारी थी कि कम्युनिकेशन में थी रिस्पॉन्सिबिलिटी में? इधर भी आ गए। लेकिन आपको याद है कि एक्सपेक्टेशन गैप होता था कि ऑडिटर क्या काम करता है क्या नहीं करता। क्या ऑडिटर को अपनी अब जो बात बताने जा रहा हूं इसकी वजह से रिस्पॉन्सिबिलिटी पैराग्राफ ना 3 गुना बड़ा हो गया। वो बात क्या है, पहले जवाब दीजिएगा, ये होनी चाहिए थी कि नहीं? चूंकि एक्सपेक्टेशन गैप असल में ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में मिसअंडरस्टैंडिंग है पब्लिक का, इसीलिए हमारे ऑडिटिंग प्रोफेशन को चाहिए कि ऑडिटर के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हैं वो क्लियरली कम्युनिकेट करें। होना चाहिए कि नहीं? पहले हम सिर्फ इस सेक्शन में जो होता था ना ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला, इसमें सिर्फ इतनी बात लिखते थे, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस, खत्म कहानी। अब नहीं, अब हम उसे कम्युनिकेट वाली बात भी लिखते हैं और फिर इसको एक्सप्लेन भी करते हैं। अब के जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर का पैराग्राफ है ना, उसमें स्कोप ऑफ ऑडिट भी लिखा जाता है, ऑडिट में क्या क्या चीजें शामिल हैं लिखा जाएगा। अकाउंटिंग, भाई अकाउंटिंग एस्टीमेट्स वेरीफाई करना शामिल है कि नहीं ऑडिटर की स्कोप में? एप्रोप्रिएटनेस ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी शामिल है कि नहीं? शामिल है। इंटरनल कंट्रोल को अंडरस्टैंड करना शामिल है। इंटरनल कंट्रोल पे ओपिनियन देना ये शामिल नहीं है, ये नहीं लिखते। रिस्क असेसमेंट करना स्कोप में शामिल है कि नहीं?
तो ये सारी चीज़ें हम एक्सप्लेन कर देते हैं स्कोप में, क्यों भला? ताकि मैनेजमेंट को या थर्ड पार्टी को क्लियर हो जाए क्या चीज़ हमारे स्कोप में है, क्या चीज़ नहीं है, जिससे एक्सपेक्टेशन गैप कम हो। तो याद रखिए, एक्सपेक्टेशन गैप कम करने के लिए जानबूझ के स्टैंडर्ड्स ने ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी पैराग्राफ को एक्सपेंड कर दिया है। रिपोर्ट देखिए और मुझे बताइए इस रिपोर्ट में सबसे बड़ा पैराग्राफ कौन सा है? पहले नहीं हुआ करता है। तो अच्छी चीज है कि बुरी चीज है? क्यों भला? लोगों को पता चल गया, जो जो रिपोर्ट पढ़ेगा उसका एक्सपेक्टेशन गैप रिमूव होता जाएगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं मजीद। अब ये जैसे अब पहले हम सिर्फ ये कहते थे रीजनेबल एश्योरेंस, टॉप रीजनेबल एश्योरेंस, और जनरल पब्लिक कहती थी अल्लाह के बंदे रीजनेबल एश्योरेंस होती क्या, हमें क्या पता? और तुम लोगों को पता है, तुम लोगों को तो पता है ये क्या है, हमें क्या पता? आईटी के किसी बंदे से कभी बात करेंगे ना प्रैक्टिकली, जब कभी किसी ऑफिशियल बजट में जाए, वो ऐसे जार्गन इस्तेमाल करते हैं, मजाल समझ आ जाए क्या कह रहे हैं। वो छोटा सा काम होता है, पता नहीं क्या क्या टर्म, लगता है कोई रॉकेट साइंस आ गई है। तो उसकी वजह से अब हम अगर पहले हम भी ऐसे ही करते थे, शेयर होल्डर कहते सर हम रीजनेबल एश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं, एब्सोल्यूट एश्योरेंस प्रोवाइड ही नहीं करते। वो कहता था क्या है रीजनेबल एश्योरेंस है, क्या है लिमिटेड, क्या मेरे को बताओगे तो पता चलेगा ना। हम कहते थे फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट। कहता है मटेरियल क्या होता है? मटेरियल सब्सटेंस, मटेरियल क्या है? मटेरियल लेबर ओवरहेड, वो है मटेरियल। क्या है मटेरियल? रॉ मटेरियल। भाई बताना चाहिए कि नहीं? अब आप रिपोर्ट पढ़ेंगे ना तो उसने ये चीजें समझाई हुई हैं। ये पैराग्राफ ऐसे ही नहीं एक्सपेंड हो गया, इसमें एक्सप्लेनेशन है, लेकिन भाईजान खुदा का वास्ता एक्सप्लेनेशन याद करने ना बैठ जाना, सिर्फ आइडिया लेना है आपने कि इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन इंक्लूडेड है, बस बेसिक आइडिया। रट्टा नहीं, रट्टा जिसका मैं कहूँगा उसी का, और उसका लगाना है फिर रट्टा। आगे चलते हैं, लोकेशन। अब चूंकि ये एक सबसे बड़ा पैराग्राफ बन जाता है, तो जो तो फर्स्ट टाइम रीडर है ना, अब उसको तो चलो सीखने को मिल जाएगा। अब गैस कीजिए कि पाकिस्तान की हर ऑडिट रिपोर्ट में ये पैराग्राफ आ रहा है कि कुछ में आ रहा है कुछ में नहीं। यूजर बोर हो जाता है, जो कहता है हर रिपोर्ट के अंदर ये पैरा। तो फिर स्टैंडर्ड ने कहा 3 ऑप्शंस दे रहा हूं, 3 में से कोई एक सिलेक्ट कर लो। ऑप्शन किस चीज की? कि ये जो ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं ये डिटेल में किस जगह डिस्क्राइब की जाएंगी। उसने कहा एक बात तो हर रिपोर्ट में लिख देना, क्या? कि जो ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी पैराग्राफ की हेडिंग देके ना, जो बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस बाय द फाइनेंशियल, ये तो हर केस में दे देना। इसके बाद बाकी की जो लंबी चौड़ी कहानी है ना, जो बेसिकली एक्सपेक्टेशन गैप को रिमूव करने के लिए, उसके आपके पास 3 तरीके हैं। अब आपने बताना है आपको कौन सा तरीका पसंद आया। पहला तरीका, विद इन द बॉडी ऑफ द रिपोर्ट, जैसे ये लिखा हुआ है एज इट इज ही रहने दो, रिपोर्ट के अंदर ही फिट रहने दो। जिसने पढ़ना होगा पढ़ ले, जिसने नहीं पढ़ना होगा वो क्विक फॉरवर्ड करके अगले सेक्शन पे चला जाएगा। हमने कहा दूसरा तरीका, उसने कहा दूसरा तरीका है अपेंडिक्स टू द रिपोर्ट। इसको लैदा के पेज पे लिख के रिपोर्ट के साथ अपेंडिक्स जैसे होता है ना, वो स्टेपल करके दे दो। और अगर ये स्टेपल करो ना अपेंडिक्स, तो फिर जो मेन सेक्शन है ना रिपोर्ट, उसके अंदर लिख देना फॉर डिटेल रेफर अपेंडिक्स। दूसरी ऑप्शन ये। तीसरी ऑप्शन, अगर आपके मुल्क में कोई रेगुलेटर है जो पाकिस्तान में है एससीसीपी, और उसने अपनी वेबसाइट के ऊपर ऑडिटर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिखी हुई हैं, जैसे कि एससीसीपी ने लिखी हुई है अपने कंपनीज एक्ट के अंदर कि ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, तो चूंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लॉ ने लिखी हुई है, अगर वो तकरीबन वैसी ही है जैसी हमने कहा है, तो आप सिर्फ वेबसाइट का रेफरेंस दे दो। लेकिन इसमें अहम चीज है कि रेगुलेटर की वेबसाइट होनी चाहिए। एक फॉर्म वाले ने सवाल किया कि सर हमारा रेगुलेटर जो है ना, उसने नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली हुई, हम अपनी वेबसाइट बना के रिस्पॉन्सिबिलिटी लिख के रेफरेंस दे दें? तो कहा तुम लोगों की वेबसाइट कुछ पता नहीं, अभी चल रही है अब नहीं चल रही, कब जब मर्जी चेंज कर लो। ऐसे नहीं, रेगुलेटर की वेबसाइट। उस सूरत में भी आपको जो मेन पैराग्राफ है ना रिपोर्ट के अंदर,
उसके अंदर वो रीजनेबल एश्योरेंस वाला लिख गए, फिर वेबसाइट का रेफरेंस देना होगा। 3 विद इन द बॉडी ऑफ द रिपोर्ट अपेंडिक्स वेबसाइट रेफरेंस, विद इन द बॉडी ऑफ द रिपोर्ट अपेंडिक्स। आपको कौन सा तरीका पसंद आया? अपेंडिक्स वाला। चले ठीक है, जिसको जो पसंद आया वो करे। पाकिस्तान के एडिटर कहते हैं भाईजान हमें कॉपी पेस्ट ही करना है, हम क्या अलग रिपोर्ट बना के अटैच करके रेफरेंस देते रहेंगे, कॉपी पेस्ट करो निकलो। अदर लीगल एंड रेगुलेटरी, मुझे ये बताइए क्या हम स्टैट्यूटरी ऑडिट करते हैं नॉर्मली जो हम सीखते हैं कैफ 8 में, या नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट? नॉर्मली, हालांकि सेम कंसेप्ट है, लेकिन चूंकि स्टैट्यूटरी ऑडिट में थोड़ी सी रिक्वायरमेंट एडिशनल होती है, तो अगर आपने ज्यादा सीखा होगा ना तो कम ऑटोमेटिकली कर लेंगे। क्या पॉसिबल है कि स्टैट्यूटरी ऑडिट में कुछ रिक्वायरमेंट्स लॉ की तरफ से भी हो? आप में से जिन स्टूडेंट ने कंपनी लॉ पढ़ा उनको बता रहा हूँ, जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको भी बता रहा हूँ कि जिन्होंने पढ़ा उनको सिर्फ रिवाइज करवा रहा हूँ, रिफ्रेश। जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको डिटेल में बता। कंपनीज एक्ट ये कहता है कि हर कंपनी ने, कंपनीज लॉ ये कहता है, एससीसीपी ये कहता है हर कंपनी ने कुछ बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी है। उनके नाम भी बताए हैं, रिसीट एंड पेमेंट, उसके बाद सेल्स, परचेजेस, एसेट्स, और अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो उसका मटेरियल, लेबर, बिल्कुल ठीक। हर कंपनी ने मेंटेन करना है। एससीसीपी ने रिक्वायरमेंट तो इंट्रोड्यूस करवा दी, उसके बाद कहने लगा यार मैं चेक कैसे करूंगा कि हर कंपनी ये काम कर रही है कि नहीं, मुझे हर कंपनी में अपनी टीम भेजनी पड़ेगी। फिर उन्होंने एक हल निकाला, क्या? उन्होंने कहा ये और इस जैसी कुछ 2-3 और रिक्वायरमेंट थी। उन्होंने कहा हम क्यों जाएं? एससीसीपी ने क्या कहा? हम क्यों जाए, रिक्वायरमेंट चाहे हमारी ही है, चेक करने के लिए हम क्यों जाएं? जो बंदा ऑलरेडी उधर चेक करने के लिए पहुंचा हुआ है उसको कह देते आना कि भाई तूने अपनी रिपोर्ट तो बनानी है, बना, जैसे जैसे बनानी है बनाओ, कोई मसला नहीं है। एंड में ना एक सेक्शन हमारा भी ऐड कर देना, अदर लीगल एंड रेगुलेटरी, और उसमें हमारी लीगल रिक्वायरमेंट पूरी की है कि नहीं ये बता देना। ये एससीसीपी की ना मुफ्त की बैठे बैठे अदर इनकम होती है। मेहनत ऑडिटर ने की और बता दिया बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन की है कि नहीं। अगर मेंटेन नहीं की प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो ऑडिटर इधर मेंशन कर देगा। ये 4 ओपिनियन है, याद रखे कितने? 4। ये आईएसए रिक्वायर नहीं कर रहा ऑडिटर को, एससीसीपी रिक्वायर कर रहा है और कह रहा है इसमें से कोई भी प्रॉब्लम हो तो बता देना हमें। पहली रिक्वायरमेंट क्या है? कंपनी ने प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन की है कि नहीं। अब ऐसे लॉजिकली भी देखा जाए तो ये बात एफिशिएंट है, ऑडिटर को ही करना चाहिए। भाई टीम आएगा क्यों, वो कर रहा है अपना 4-5 घंटों में एडिशनली चेकिंग करके, उधर ही मौजूद सारी चीज़ उसके सामने खुली पड़ी होती है। ऑडिट के दौरान में क्या वो बुक्स ऑफ अकाउंट चेक नहीं करता? करता है। तो ऑडिटर बड़ी आसानी से बता सकता है। फिर ऐसा ये बताओ कि अगर कोई ज़कात डिडक्टेबल थी वो डिडक्ट करके डिपॉजिट करवा दी कि नहीं, ये भी बताओ। फिर अच्छा, ज़कात आपको पता है किस किस ने डिडक्ट करके डिपॉजिट करवानी होती है? बैंक्स ने, और वो कंपनी जो डिविडेंड पे करती है। सिर्फ डिडक्ट करनी होती है कि डिपॉजिट भी करवानी होती है? वो गवर्नमेंट का खाता है उसमें, हाँ ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस में। शाबाश। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ड्रॉन अप इन कंफर्मिटी इन एग्रीमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ड्रॉन अप का मतलब है फॉर्मेट कैसे कौन सा ड्रॉ किया है। याद रखें पाकिस्तान में हम IAS 1 आप पढ़ते हैं ना, वो फॉर्मेट नहीं ड्रा करते हैं, 4th शेड्यूल 5th शेड्यूल वाला करते हैं। 4th शेड्यूल 5th शेड्यूल लीगल। तो हमने देखना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो ड्रॉ की गई है वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के साथ मैच करती हैं कि नहीं, और कंपनी एक्ट के मुताबिक ही है। और जो भी कंपनी ने खर्चे किए हैं उनमें डायरेक्टर के जाती खर्चे तो शामिल नहीं, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस होना चाहिए। ये 4 बातें हैं। कौन सी बातें? बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ज़कात, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ड्रॉन और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। कौन से? बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ज़कात, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ड्रॉन, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। कौन से 4? बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ज़कात, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ड्रॉन, इन्वेस्टमेंट। इनके बारे में ऑडिटर बताएगा कमीशन को। क्या?
कि ये काम ठीक हुए हैं या इनमें गड़बड़ है, और अगर इनमें गड़बड़ हुई तो कमीशन फौरन रिपोर्ट देख के 10,000 की पेनल्टी, 50,000 की पेनल्टी, लाख की पेनल्टी, चलो भाई पूरे। अगर इनका भाई समझ आ गया आपको। सिग्नेचर, क्या रिपोर्ट में सिग्नेचर होंगे? स्टैंडर्ड ने 3 ऑप्शन दी हैं, पाकिस्तान में तीनों नहीं अप्लाई होते, मर्जी है ना। वो कहता है चाहे सिग्नेचर फर्म, अच्छा एक होता है सिग्नेचर, एक होता है नाम, दोनों में फर्क है, दोनों में। आईडी कार्ड अपना निकालिए, वो जो ऊपर लिखा होगा ना आपके वो नाम है, और जो नीचे अजीबोगरीब सी लाइनें खींची होगी वो आपके सिग्नेचर, तस्वीर आपकी, अच्छा तस्वीर के नीचे तो वो जो अजीब तस्वीर वो आपके, तो नेम और सिग्नेचर फर्क है। सिग्नेचर बढ़ा रहा हूं, ISA कहते हैं कि फर्म के नाम से सिग्नेचर हो सकते हैं या और पर्सनल नेम से हो सकते हैं और बोथ। यानी फर्ज कीजिए एक फर्म है ABC एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट, उसमें एक है असलम भाई पार्टनर है, असलम भाई ने ऑडिट किया, अब साइन करने हैं, वो असलम के नाम से साइन करेंगे कि फर्म ABC एंड कंपनी के नाम से। स्टैंडर्ड ने दोनों की इजाजत दी, उसने कहा जो भी आपका लोकल लॉ रिक्वायर करे। पाकिस्तान का लॉ क्या रिक्वायर करता है कि सिग्नेचर फर्म नेम से होंगे, सिग्नेचर हमेशा। गलत बात क्यों है? गलत बात क्यों है? क्योंकि फर्म के नेम के साथ अगर तो देखे वो एक ही पार्टनर है ना, एक ही सोल प्रोप्राइटर है, तो फिर तो सिग्नेचर से पता चल जाएगा किसने किया है, फिर तो हाँ अगर एक से ज्यादा पार्टनर ना फिर मसला होगा, फर्म से किए हैं तो पता नहीं किसने किए हैं। इसीलिए एंगेजमेंट पार्टनर का नाम भी नीचे लिखना है, नाम भी। पाकिस्तान में रिक्वायरमेंट है हर ऑडिट रिपोर्ट में नाम लिखो। ISA कहते हैं सिर्फ लिस्टेड कंपनी में लिखो, और वो भी अगर जान का खतरा हो तो ना लिखो, जान का खतरा हो। कुछ हमारे क्लाइंट होते हैं क्रिटिकल, ठीक है, हसास, ठीक है, अगर उनका ऑडिट करने के लिए जाएंगे और गलत रिपोर्ट देंगे वो तो आपको उड़ा देंगे। भाईजान दाइश का ऑडिट करने के लिए गए हैं, यहाँ और कौन कौन सी दहशतगर्द हैं? TTP का ऑडिट करने के लिए गए, ऐसे ना मैं आपको उड़ाने के चक्कर में, आप मुझे उड़ाने के चक्कर में, इस तरह की कंपनीज का नाम ना लें भाई, आपकी मेहरबानी। हम मजम्मत करते हैं भाई के, आगे चले वापस। तो सिग्नेचर भी है, नेम, दोनों में फर्क समझ आ रहा है? स्टैंडर्ड ने कहा चाहे फर्म नेम से करो, चाहे इंडिविजुअल से करो, चाहे दोनों से करो, लेकिन करो जरूर। लेकिन पाकिस्तान में क्या रिक्वायरमेंट है? फर्म नेम से। स्टैंडर्ड ने कहा नेम ऑफ एंगेजमेंट पार्टनर भी लिखो अगर लिस्टेड कंपनी है, और जान का खतरा है तो वह भी ना लिखो। लेकिन पाकिस्तान में क्या है? कहते हैं पाकिस्तान में ऐसे हालात नहीं है कि आपको जान का खतरा हो, वापिस आ जाएंगे आप, जान का खतरा नहीं होगा। इसीलिए पाकिस्तान में लाजमी नाम लिखना है। आगे चलते हैं। डेट लिखनी चाहिए 5 मिनट का काम। अच्छा, डेट लिखने चाहिए कि नहीं रिपोर्ट में? देखे लिखी है कि नहीं जो आपको रिपोर्ट दे। डेट कौन सी होनी चाहिए? ये रैंड, शाबाश। ये रैंड वाला कौन है? ये रैंड वाला कौन है? डेट ये रैंड वाले ने, ये रैंड को ये रैंड हुआ है, उसी दिन रिपोर्ट साइन हो जाएगी, उसी दिन सारे प्रोसीजर पर, उसी दिन स्टॉक काउंट हो गया, उसी दिन डेप्रिसिएशन चेक हो गई, उसी दिन कंफर्मेशन लेटर सेंड कर दिए, उसी दिन बैंक स्टेटमेंट आ गई, बैंक रिकंसिलिएशन बन गई, उस दिन पेरोल चेक कर ले, एम्प्लॉइज की फिजिकल वेरिफिकेशन भी कर ली, उस दिन रिपोर्ट साइन कर ली। ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। इसीलिए डेट ये रैंड वाली नहीं आएगी,
ये वो डेट है व्हेन ऑडिटर हैज ऑब्टेन्ड सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस। जिस दिन ऑडिटर ने ये सारे एविडेंस ऑब्टेन कर लिए, इंक्लूडिंग अप्रूवल फ्रॉम डायरेक्टर अकाउंट्स अप्रूवल, जिस दिन ऑडिटर ने सारा एविडेंस ऑब्टेन कर लिया ना, वो डेट आएगी। उसमें कोई 3 महीने लग जाते हैं नॉर्मली। हाँ, फिर तो ये डेट प्रोसीजर क्लाइंट टू क्लाइंट वेरी करेगी। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा है। एक ही हो सकता है 25 तारीख हो, दूसरे की 30 हो क्लाइंट की, ठीक है। जब हमारे सारे प्रोसीजर कंप्लीट हो जाते हैं ना, आखिरी प्रोसीजर भी उस दिन हम, फिर इसके बाद एड्रेस किसका? फर्म का पूरा एड्रेस के सिटी नेम। अगर एक फर्म की डिफरेंट सिटीज में ऑफिसेज हैं, तो जिसमें पार्टनर बैठता है, जिसका नाम लिखा है ना एंगेजमेंट पार्टनर, ये जिस ऑफिस में प्रैक्टिस करता है ना, वो उसका। हाँ, सब्सिक्वेंट इवेंट में क्या कह रहा है? कह रहा है जो डेट लिखोगे ना, जो भी डेट लिखोगे, इस डेट के और ये डेट के दरमियान में अगर कोई सब्सिक्वेंट इवेंट हुआ है ना, वो भी चेक करना, वो जिम्मेदारी होगी तुम्हारी। सब्सिक्वेंट इवेंट का क्या कह रहा है कि ये डेट से लेके इस डेट के दरमियान में, यानी तुम जो एविडेंस लोगे ना, उसमें सब्सिक्वेंट इवेंट को भी शामिल करना, उनको भी चेक करना है। एविडेंस में सब्सिक्वेंट इवेंट भी शामिल है, चेक होते हैं। एविडेंस में सब्सिक्वेंट इवेंट भी चेक होते। एड्रेस पता चल गया, सिटी ने। ये थे हमारे एलिमेंट्स। आज आपका काम क्या है? असाइनमेंट सुन लें। आज घर जाके आपने ये रिपोर्ट दोबारा पढ़नी है। देखिए, कोई काम नहीं दे रहा, कोई रीजन है, इस वजह से रिपीट कर रहा हूँ, कोई रीजन है। हाँ, और इसमें आप बता दूं कि आपने किसको रट्टा लगाना है। लेकिन फिर वादा करें कि जरूर करें। सबसे ओपिनियन और बेसिस और ओपिनियन, 2 पैराग्राफ, इनको रट्टा लगाइए। बाकी रिपोर्ट के और किसके ओपिनियन और किस जगह आता है? ओपिनियन रिपोर्ट के अंदर गुड न्यूज, सारी रिपोर्ट का रट्टा नहीं लगाना, सिर्फ ओपिनियन और बेसिस ओपिनियन का रट्टा लगाना, सारी रिपोर्ट का रट्टा नहीं लगाना। कोई स्टूडेंट कल आके पूछेगा रिपोर्ट में क्या याद करना है, क्या नहीं करना, क्या बोलेंगे? ओपिनियन और बेसिस ओपिनियन का रट्टा लगाना है। बाकी रट्टा सिर्फ रीड करनी है, कंसेप्ट पता हो क्या क्या होता है जिक्र इसमें। कर लेंगे पक्का? चलिए, क्या असाइनमेंट? हाँ, असाइनमेंट करनी है ना, असाइनमेंट करनी है ना, असाइनमेंट करनी है, करनी है। भाई ने बोला करने का तो रीड भी कर। आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज।